नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ एक और नए प्रयास के साथ। और आज का जो लेक्चर है, यूँ कहें तो सेशन है, वो दरअसल एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। विगत लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, विशेष तौर पे तकरीबन 1905 से लेकर के 1918 तक, उसी आंदोलन के सापेक्ष जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, उसे आज हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं राम जी आपका साथी। एक बात और, अगर आपने इस सेशन का जो विश्लेषणात्मक लेक्चर है बीच में, तीसरा जो लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए, आज एमसीक्यू का जो सीरीज़ है वो तीसरा है। इस क्रम में पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। दूसरा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने केवल बंगाल तक ही सीमित रहकर अपना प्रभाव दिखाया। तीसरा, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की नींव रखी। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही है, ये आपको बताना है। मैं ये कहूंगा कि मेरे आंसर देने से पहले आप वीडियो को पुश करके एक बार इस पर जरूर विचार करें, बार-बार विचार करें, ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़े। चलिए, इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं और व्याख्या को देखने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा, इसको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि बंगाल के साथ-साथ देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसकी प्रभाविता रही। यानी कि इसका आंसर 1 और 3 जिस भी ऑप्शन में होंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा इसका बी। आइए थोड़ा-सा व्याख्यात्मक पक्ष को देखते हैं। पहला कथन सही है, क्यों? चूँकि बंगाल का विभाजन दरअसल राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने का ही एक तरीके से उद्देश्य से किया गया था। हालाँकि बाद में ये बातें कई बार कही भी गई कि मेरे द्वारा, व्हिच मीन्स अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था है। इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े क्षेत्र को एक बार गवर्न कर पाना संभव नहीं है, इसलिए इसका विभाजन किया जा रहा। तो हालाँकि वो बातें नहीं सही नहीं थी, कहीं न कहीं ये बात झुठलाई जा रही थी और थोपी जा रही थी। वास्तविक जो उनकी मंशा रही थी, वो कहीं न कहीं राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था, हिंदू-मुस्लिम की जो एकता है, उसको कमज़ोर करना था और फूट डालो राज करो की जो नीति थी, उसको स्थापित करना था। पहला ऑप्शन सही है, स्वीकार करना है। दूसरी बात कही जा रही, मतलब कथन 2 गलत है, क्यों? चूँकि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन न केवल बंगाल में, बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव था। तीसरी बात भी सही है, क्यों? चूँकि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन ने गांधी जी की जो एक बहुत बड़ी आंदोलन आगे चल असहयोग आंदोलन, कहीं न कहीं उसकी एक पूर्व पीठिका रही, उसका एक बैकग्राउंड रहा, यूँ कहें तो उसका नींव रखा। चलिए, ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सूरत विभाजन के बाद अंग्रेज सॉरी कांग्रेस में नरमपंथियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उग्रवादी नेता लाल बाल पाल ने सशस्त्र संग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने का समर्थन किया। तीसरा, सूरत विभाजन के बाद उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा से कथन सही है, ये आपको ये कहें तो आंसर देना है। पहली बात तो ये कि बात का दरअसल इसका जो आंसर होगा मेरे अनुसार केवल 2 होना चाहिए। क्यों? कि विभाजन तो हुआ, लेकिन विभाजन में किसी भी प्रकार की प्रभुत्व की बात नहीं कही गई। अगर प्रभुत्व की बात कही गई भी, अगर आप ये मान लें, तो कहीं न कहीं नरमपंथी का नहीं, गरमपंथी जिसे हम उग्रवादी गुट कहते हैं, उनकी प्रभुत्व स्थापित हुई। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, स्वीकार नहीं करना। तीसरी बात कही गई, सूरत विभाजन के बाद उग्रवादी नेता को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 धड़ा में बँट गया था। एक नरमपंथी, एक गरमपंथी, एक लाल बाल पाल के थी और एक जो पूर्व नेताओं थे, जो दादा भाई नौरोजी के ग्रुप था, उनके साथ जो है वो एक बड़ा एक स्कूल ऑफ ग्रुप आप कह सकते हैं, रहा। बहरहाल, इस बात को भी स्वीकार नहीं करना है कि निष्कासित कर दिया गया। केवल 2 बात सही होगी, क्यों? चूँकि उग्रवादी नेता लाल बाल पाल ने सशस्त्र संघ, इसी बात का तो दरअसल इन्होंने समर्थन किया। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने इसी बात को कहा कि हम जिस प्रकार से विनती के माध्यम से, अपने जो पत्र और लेखन के माध्यम से अपनी बात पहुँचाने की बात, मतलब जो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो विफल हो रहा है। सरकार उस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। कहीं न कहीं हमें सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से को स्थापित करके हम अपने राज्य की प्राप्त करने की बात इसी के माध्यम से करेंगे। तो दूसरा सही होगा, मतलब केवल 2। अगला इसका व्याख्या आप देख लें, हालाँकि आप ये करेंगे केवल 2 केवल ये सही होगा, ये गलत है, ये गलत है। सूरत विमान को उग्रवाद नेताओं का काम निष्कासित नहीं कर दिया गया। मतलब ऐसी कोई कोई बात ही नहीं। खैर, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं और तीसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की। किसके सापेक्ष में बात करना है? हालाँकि अभी सापेक्ष बताया। पार्लियामेंटो सुधार ने भारतीयों को प्रांतीय विधानमंडलों में बहुमत प्रदान किया। पार्लियामेंटो सुधार को वादियों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया। इन उपयुक्त कथनों में से कौन-सा कथन सही है, ये आपको बताना है। साथियों, ये ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चूँकि किसी भी एक जैसे पार्लियामेंटो सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यही तमाम चीज़ें हैं ना, वो आपको जानने की आवश्यकता है यूपीएससी। तो ये पहली बात जो कही जा रही है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी, ये बात सही है। क्योंकि जो भी 1800 या फिर यूँ कह लें 1850 से ही सही, उसके बाद जो भी नीति निर्माण आ रहे थे, उस नीति में कहीं न कहीं दोनों को अलग करने की बात हो रही थी। चाहे बंगाल विभाजन की बात हो, चाहे पार्लियामेंट सुधार की बात हो। इन तमाम नीतियों का एक लक्ष्य ये भी था कि लोगों में, विशेष तौर पे भारतीयों में फूट डाला जाए, हिंदू-मुस्लिम की जो एकता है उसको विच्छेद किया जाए और उस तरीके से फिर अपना राज्य है उसको स्थापित किया जाए। तो पहली बात तो सही है कि हाँ, निर्वाचन मंडल की स्थापना की थी। दूसरी बात कही जा रही है कि पार्लियामेंटो सुधार ने भारतीयों को प्रांतीय विधानमंडल में बहुमत दिया। नहीं दिया, है ना? दरअसल यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। फिर है, पार्लियामेंटो सुधार को राष्ट्रवादियों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। नहीं, क्यों? चूँकि उनका मानना ये था दरअसल भारतीय राष्ट्रवादियों को कि आप जो विधान परिषद है, इन विधान परिषदों में स्वशासन हेतु या यूँ कह लें, जो संख्या है भारतीयों का उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ और तार्किकता के साथ बढ़ाएँ। मतलब ये कि अगर मान लिया जाए नंबर ऑफ जो परिषद है, उसमें बहुत ज़्यादा है संख्या, तो उन संख्या क दरअसल एक शब्दों में ये कहें तो आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये बातें थी। और महज़ दूसरी बात इसमें ये भी कही जाती है कि बजट जो होता था तत्कालिक तौर में, उस पे चर्चा करने की बात तो कही गई थी कि हाँ, आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग का कोई राइट नहीं दिया गया। कुछ उसी प्रकार से कि आपको आपके हाथ में एक बहुत बड़ा आइसक्रीम तो दे दिया गया, लेकिन ये कहा गया नहीं आइसक्रीम को आपको खाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है फिर भाई? मतलब क्यों ही दिए फिर तुम आइसक्रीम? कुछ ऐसी बातें थी। एग्ज़ाम्पल के लिए इसलिए बता रहा था कि ये चीज़ें समझ पाएँ। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा घूमता-फिरता है इस तरीके। बहरहाल, तो ये गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सुधार में राष्ट्रवादी सकारात्मक नहीं, ये भी नहीं। यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए सिर्फ़ 1, केवल 1। खैर, आइए इसको थोड़ा-सा व्याख्या के तौर पे देख लें। व्याख्या तो हम लोगों ने देखा है कि जो पार्लियामेंट्री सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्णय, ये बात गलत है। क्यों? चूँकि भारतीयों ने विधानमंडल के जो बहुमत पर था, वो नहीं दिया गया था। तीसरी बात ये भी सही है, सॉरी गलत है। क्या? क्योंकि राष्ट्रवादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, आलोचना की। तो केवल 1 इसका आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर। चौथा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। दूसरा, गदर आंदोलन ने केवल भारत में ही अपना प्रभाव दिखाया। तीसरा, गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना थे। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। ये बात तो पता ही होगा साथियों कि जो मोहन सिंह भाकना थे, वो स्थापना की थी पार्टी की अमेरिका में, फ्रांसिस्को में 1913 में। ये बात तो सही है और उसके लाला हरदयाल सहपाठी थे, आप कह सकते हो। उसी जो आंदोलन था, गद्दर पार्टी की स्थापना जो पार्टी थी, उसके सदस्य रहे। ये तो होगा। अब क्या सुनना है? सही। तो ये तो आंसर में आएगा। दूसरा है, गदर आंदोलन केवल भारत में नहीं, केवल भारत में नहीं। ये अ, कनाडा, अमेरिका, भारत, ये तीनों ऐसे मान में यूँ कहें तो क्षेत्र थे तत्कालिक समय में, जहाँ इनकी अपनी जो प्रभाव थी वो थी। कनाडा में भी, भारत में भी और अमेरिका में भी। और दरअसल तीनों का उद्देश्य, यानी तीनों जगह जो आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिशर्स को भारत से खदेड़ भगाएँ, इस तरीके से सब है। सवाल फेंकना था, यानी कि 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आइए इसका थोड़ा-सा विश्लेषण आपसे देखते हैं। नहीं लिखा 1, 3 आप देख सकते हैं। पहला सही है, क्यों? चूँकि गद्दर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। दूसरा गलत है, चूँकि गद्दर आंदोलन कनाडा में भी दरअसल इसका प्रभाव भारत के साथ। तीसरी बात कही जा रही है कि गद्दर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना थे, ये बात भी। आइए अगले सवाल पे, और यहाँ से थोड़ा-सा मैं तथ्यात्मक, हालाँकि 5 प्रश्न, ताकि आपके और भी जो जेन्युइन ये अंडरस्टैंडिंग है, इस विषय वस्तु को लेकर, इस फ्रेम को लेकर वो बन सके। बहरहाल, 5वाँ सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, होम रूल लीग जो 1916 में स्थापित हुई, का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को स्वशासन दिलाना था। होम रूल लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।
होम रूल लीग ने अपने प्रचार के लिए सार्वजनिक सभा और पर्चों का जो उपयोग किया। तो कौन से दरअसल देखना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या हैं। साथियों, जहाँ की बात ये महात्मा गांधी की आ रही है, आपको पता होगा ये महात्मा गांधी अभी राजनीतिक जो परिदृश्य है यहाँ वो अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज नहीं कराई है। आने वाले 1-2 साल में ये अभी आने वाले मतलब अभी आए नहीं हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 दरअसल। ये अपने प्रचार सार्वजनिक सभाओं और पर्चों के माध्यम से ही करते थे। तो 1 और 3 जो ऑप्शन में है दैट वुड बी एप्रोप्रिएट। आई वुड सजेस्ट कि इफ यू वांट टू सी और वांट टू अटेंड दिस क्वेश्चन सेशन तो आप पुश करके आप इसको देख सकते हो बहरहाल। जी, मैं दोबारा अगर वो करूँ, नहीं कर पाया। बहरहाल चलिए, इसका जो आंसर है 1 और 3 सही हो जाएगा, है ना? पहला सही है क्यों? चूँकि होम रूल लीग का जो मुख्य उद्देश्य कहीं न कहीं स्वशासन का उद्देश्य था। इसमें एनी बेसेंट भी आगे चल कहीं न कहीं अपनी जो भूमिका है इसमें अदा करती है। दूसरा गलत है क्योंकि होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और एनी बेसेंट ना कि महात्मा गांधी। में ऑप्शन है। तीसरा, होम रूल लीग के प्रचार कहीं न कहीं सार्वजनिक सभा और जो पर्चा है उसको उपयोग करके किया जाता है। चलिए, अब है अगले सवाल पे और अगला सवाल यहाँ से शायद जल्दी-जल्दी हो जाए। 1905 में चूँकि पहले के जो सवाल थे ना 1 से लेकर के 5 तक वो कांसेप्चुअल बेस्ड थे। में थोड़ी-सी कहीं न कहीं फैक्ट की आवश्यकता तो थी ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये कोशिश किया कि कांसेप्ट आधारित सवाल को पहले रख लिया जाए, ताकि अ, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, आपके लिए प्रॉपर हो पाए। बहरहाल, छठा सवाल 1905 में बंगाल के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू-मुस्लिम धार्मिक विभाजन और बंगाल का आर्थिक विकास इस बात को स्वीकार नहीं करना है। प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू-मुस्लिम धार्मिक विभाजन, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। गाइस मैंने कह दिया साथियों। अ, अगर ये तीनों सही है और कुछ इसी प्रकार से आपको सवाल के जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो यूपीएससी में मिलेंगे। लेकिन इन तीनों में सही कौन है, ज़्यादा एप्रोप्रिएट कौन है, उस बात को ध्यान रखना है। हालाँकि जब आप नोटिफ़िकेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ तौर पे ये बातें कही गई है, संभवतः आपको जो 1, 2, 3, 4 कभी-कभी 5 भी होते हैं ये जो ऑप्शन मिलेंगे, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो सही हों। लेकिन उनमें से एप्रोप्रिएट कौन ज़्यादा है, व्हिच मीन्स कौन ज़्यादा सही है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इस सवाल को रखा और दरअसल मैं ये भी बात बताना चाह रहा था कि इस तरीके की जो ऑप्शन इसको कैसे टैकल करना चाहिए। बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्य कारण क्या था? जो दलील दी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि हम प्रशासन को बेहतर करना चाहते हैं भारतीयों, इसलिए हम उसको विखंडन कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। दूसरी बात राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना ये भी हो सकता है। हिंदू-मुस्लिम के धार्मिक विभाजन, दरअसल यही बात ज़्यादा ये दोनों में कंट्रोवर्सी होता है कि दोनों में किसे मानना चाहिए। चलिए इस बात को तो विखंडित करते हैं व्हिच मीन्स स्वीकार नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना मुख्य उद्देश्य था, ये कारण था और ये कारक था। कैसे कह सकते हैं? तो भी है, मतलब ये कि इसको भी कहीं न कहीं आप गौण कर सकते हो। मेन उद्देश्य जो दरअसल था राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना और इसी कारण के कारण इसी बात को स्थापित करने के लिए ये चीज़ें स्थापित की गई थी। तो आंसर इसका बी होगा। अगर मुझे लगाना हो आंसर तो मैं बी लगाऊँगा और मैं अपने मन से नहीं कह रहा, कई ऐसे वेबसाइट पे भी मैंने इस चीज़ को देखा, किसी की आंसर कीज़ है, वहाँ से भी मैंने मैच किया। तो इस तरीके के ऑप्शन को जो बी ऑप्शन है, इसी को ही तवज्जो दी गई तो ऑप्शन यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था, अंग्रेज ने बंगाल को विभाजित करके हिंदू-मुस्लिम विभाजन को राष्ट्रवादी आंदोलन करने की कोशिश की। ये थे इसके कुछ विश्लेषण। आइए अगला सवाल पे आते हैं और अगला सवाल है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये तो सबको पता होगा कि लॉर्ड कर्ज़न इसके कौन से थे? वायसराय थे 1905 में। हालाँकि अब बताना है इसकी इसकी लॉर्ड कर्ज़न की मैंने कई बार आपको बताया है कि इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल, ये आप कमेंट में लिखकर बताएँ, ये कब से कब तक जो वायसराय है वो रहा भारत। बहरहाल, चलिए आगे अपने अगले सवाल पे, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन-सा आंदोलन शुरू हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में कौन-सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन से आंदोलन शुरू हुए? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुड बी भारत छोड़ो तो नहीं, अवज्ञा तो बाद में हुआ था। असहयोग यही स्वदेशी ही होना चाहिए। बी स्वदेशी आंदोलन। क्यों? क्योंकि हालाँकि मैं इस एक बार पहले पढ़ लेता हूँ। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ।
क्यों? क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ तो लोगों में क्रांतिकारी चेतना आई और भारतीय राष्ट्रीयता का भाव उभर कर आया और उस उभार को कहीं न कहीं मैंने ये भी बात बताई थी पहले लेक्चर में, जो आर्थिक शोषण था वो काफ़ी अपने चरम पे था, व्हिच मीन्स बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण हो रही थी। उस शोषण को खत्म करने के लिए बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन को एक तुल मिला और यहाँ पर लोगों ने विदेशी वस्तुओं का विशेष तौर पे जो भी वस्त्र थे उनको और विदेशी शराब थे उनको, विदेशी शिक्षा को भी इन्होंने अस्वीकार किया। व्हिच मीन्स भारतीयता या फिर भारत में बनी हाँ, वही भारतीयता को आगे रखने का प्रयास किया। भारतीयता मतलब ये कि भारत में बनी वस्तु और भारतीय विधि से बनी वस्तु, चरखा से बने विशेष तौर पे जो वस्त्र है उसको उपयोग करना और हमारे पारंपरिक तरीके से जो भारतीय शराब थे उसको प्रयोग में लाना, विदेशी शराब को कहीं न कहीं स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार करना, ऐसी स्थिति स्वदेशी आंदोलन में रही। चलिए अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक थे ही, बिल्कुल थे। लाला लाजपत राय ये भी थे। महात्मा गांधी मैं कहूँगा ये नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल ये नहीं थे। महात्मा गांधी वुड बी अ राइट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये 1915 में भारत में लौटते हैं और फिर यहाँ से इनकी स्थिति है वो आगे बढ़ती है। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा बताने से बचूँगा गांधी जी के बारे में चूँकि अगला सेशन उन्हीं पे है, तो पुनरावृत्त ना हो इसलिए मैं इस बात को बचा कर रख रहा। चलिए अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को ब्रिटिश सामान को बढ़ावा देना। मैं कहूँगा इसे स्वीकार नहीं कीजिएगा आप। विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का उपयोग करना, पूर्ण स्वराज की मांग करना, बंगाल विभाजन का समर्थन। तो पूर्ण स्वराज की मांग तो हालाँकि यहाँ पर अभी नहीं हुई, वो बाद में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का उपयोग करना। मीन्स बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, ये आप देख लेंगे, ये सही नहीं इसमें। किस क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच मीन्स 11वां सवाल, किस कांग्रेस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? तो सूरत आंदोलन 1907 में, कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन है। ये फैक्ट है, इसमें कुछ विश्लेषण की बहुत ज़्यादा वो है नहीं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ और यहाँ दादा भाई, हाँ, ये बात ध्यान में रखना, दादा भाई नौरोजी के उनके माध्यम से दरअसल मतलब ये अध्यक्ष थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, उन्हीं के अध्यक्षता में ये चीज़ें स्वीकार की गई, स्वदेशी आंदोलन को कहीं न कहीं समर्थन मिला। अगला सवाल है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? साथ ही इसमें मैं भी थोड़ा-सा विवादास्पद इसकी ऑप्शन रही, पर फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खान और लियाकत अली खान। हालाँकि मैंने आंसर इसको ये लगाया है, लेकिन मैंने कई बार या फिर कई जगह ऐसा देखा, अब मुझे दरअसल ये आगा खां 3 और ये मतलब 3 तृतीय और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ज़्यादा इसको मैंने तवज्जो दी इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसे ही कई जो ये पीसीएस है वहाँ भी इसी को स्वीकार किया गया, तो ये रखेंगे। लेकिन ये इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ दिया, एडिट नहीं किया क्योंकि ये भी कई बार ऐसे आंसर देखने को मिलते हैं। लेकिन आंसर मुझे ऐसा लगता है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ही होगा, गूगल बाबा का भी यही मानना था। अगर आप इसे कन्फर्म कर पाएँ मुझे तो बहुत-बहुत शुक्रिया होगी आपका। आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। कमेंट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 और जो भी एप्रोप्रिएट आंसर है वो। अगर आपके पास और भी इसके विश्लेषण हैं तो विश्लेषण को भी ज़रूर संलग्न करें अपने टिप्पणी में, कमेंट में। चलिए, तो इसका आंसर नवाज़ जो है ना, क्या था सलीमुल्लाह करके, है ना? सलीमुल्लाह, नवाज़ ख्वाजा सलीमुल्लाह। 13वां सवाल है, सूरत विभाजन जो 1907 में हुआ का क्या महत्व था? नरमपंथी और गरमपंथी का एकीकरण, नरमपंथी और गमपंथी का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन और स्वदेशी आंदोलन का अंत। इसका भी दरअसल ये तो वन लाइनर टाइप का है, दोनों का विभाजन। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक तरीके से आप कह सकते हो। देख लेते हैं एक बार। सूरत विभाजन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी और नरमपंथी में बढ़ गई, ये कैसा है? गरमपंथी, गरमपंथी। एक्सट्रीमिज़्म ना जिसको कहते हैं। खैर, तो ये थे इसके आंसर बी, नरमपंथी और गमपंथी का विभाजन। अगला सवाल है, 1911 में बंगाल के पुनर्गठन का क्या कारण रहा? ये क्या कारण था? ये भी मैं कहूँ थोड़ा-सा क्या ज़्यादा स्वदेशी आंदोलन, पार्लियामेंट्री सुधार, 1911 का दिल्ली दरबार और मुस्लिम लीग का गठन। कह रहा है 1911 में पुनर्गठन।
का क्या कारण था? मतलब 1905 में विभाजन होता है। क्या ऐसे कारण रहे जिसके माध्यम से फिर से इसे सुसंगठित करना पड़ा, रियूनिफ़िकेशन करना हो पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं न कहीं दिल्ली दरबार, है ना? 1911 में जॉर्ज बच्चम करके कोई नेता नहीं, दरअसल किंग नेता उस वक़्त तो किंग थे। बहरहाल 1911 में इसका आंसर हो जाएगा 1911 का दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज परचम ने बंगाल के पुनर्गठन की घोषणा की। और ये भी बात कही जाती है साथियों कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, हालाँकि बाद में बताऊँगा, दरअसल ये बातें कही गई, जब भी ऐसे दरबार लगाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा धन का प्रयोग ही किया जाता था। और तब भी किया जाता था जब बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में बहुत बड़ा अकाल की स्थिति थी, दरबार लगाए जाते थे और धन जो लुटाया जाता था। चलिए, संभवतः आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारतीयों को शासन में भागीदारी की बढ़ावा, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को दबाना। इसको इसको स्वीकार नहीं करना है। दरअसल मार्ले मिंटो सुधार था, वो परिषदों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, परिषदों में भारतीयों की भूमिका जो है उसको बढ़ाने की बात कही गई। यानी कि शासन में भागीदारी बढ़ाना, यही मुख्य उद्देश्य था। ताकि ये जो उद्देश्य थे, कहीं न कहीं आप कह सकते हो छद्म उद्देश्य थे। छद्म उद्देश्य कहने का मतलब होता है ना, हाथी के दाँत दिखाने का कुछ और और खाने का कुछ, उस प्रकार से आप मतलब ये कि आपको इस प्रकार के प्रयास करके लुभाना चाह रहे थे कि हाँ, हम आपके लिए नीति ला रहे हैं और आपके सवाल को सुन रहे हैं, आपकी जो भी याचनाएँ हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन वही बात होती है कि आपने जब कहा कि मुझे रोटी चाहिए, रोटी तो दे दिया गया हाथ में, लेकिन कहा गया नहीं, नहीं इसको आपको खाएँगे नहीं, इसको आप किसी भी कीमत में खा नहीं सकते। कुछ उसी प्रकार से थी कि भारतीयों के माध्यम से एक आंदोलन ये की जा रही थी कि आपको कम से कम शासन में भागीदारी बढ़ाएँ, भारतीय शासन में। लेकिन शासन में भागीदारी तो बढ़ाया गया, लेकिन एक्टिवली नहीं, पैसिवली, कि आप सिर्फ़ मूड़ी के तौर पे, गन्ना के तौर पे काउंट तो होंगे, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की आपके यहाँ वो नहीं रहेगी। खैर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ गया? बी, भारत में शासन भागीदारी का को बढ़ाना। भारत को शासन में भागीदारी बढ़ाना, ये आंसर होगा। मार्ले मिंटो सुधार ने भारतीयों को विधान परिषदों में भागीदारी बढ़ाई। खैर, तो ये थे 15 सवाल। मुझे उम्मीद है अगर आपने शुरू से देखा होगा तो ज़रूर इससे आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वहाँ आपको मदद मिलेगी। जाते-जाते मैं एक बात बता दूँ कि अगली जो टॉपिक होगी, दरअसल लेक्चर 4, वो होगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1905 से लेकर के 1918 तक की जो स्थिति रही वो, अब हम अगले साल से बिटवीन 1919 से लेकर के 1939 तक की जो कार्यावधि रही, जो प्रमुख आंदोलन रहे, जो भारत के अ, आंदोलन, जो स्वतंत्रता के विकास का क्रम रहा, उसे देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, जन राष्ट्रवाद के युग का प्रारंभ, शुभारंभ। तो तकरीबन 20 सालों की जो अवधि होगी, उसे देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप ज़रूर इसके जो भी फ़ायदे हैं वो उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अंत में जाते-जाते बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप अभी तक आपने, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको मदद दे रही, आप इससे लाभान्वित हो रहे, तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।